हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार भाई। सभी को एक बार जल्दी से कमेंट कर दे, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की, और हम जो बात कर रहे हैं एक्चुअली क्लास में वो बैंकिंग के बारे में कर रहे थे। हमारी बैंकिंग का जो पहला डे है यानी फर्स्ट पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। होपफुली सब कुछ बढ़िया है, क्लियर है, तो एक बार कमेंट कर दें। मेघना, सुमोना, संजय, संदीप, पवन, एवरीवन, चलिए यस का कमेंट कर दे एक बार जल्दी से। शुरू करें भाई आज की क्लास। यस, थैंक यू। चलिए, बिल्कुल बात समझ पा रहे हैं? तो हमने बैंकिंग में क्या क्या पढ़ा था, मैं एक छोटा सा क्विक रिवीजन कराता हूं आपको। देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारे जमा को स्वीकार करते हैं, हमें लोन और एडवांस प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, कंट्रोल नहीं करते। कंट्रोल आरबीआई करेगा। और उसके अलावा मैंने बताया बैंक की इनकम का मेजर सोर्स क्या है, इंटरेस्ट है जो लोन पर मिलता है। और बैंक्स जो है वो जनरली तौर पर आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड होते हैं सारे। इसके अलावा मैंने बताया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण दो बार, 1969 में 14 बैंक और 1980 में 6 बैंक का हुआ, और दोनों बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कुछ बैंकों के मर्जर हो चुके हैं वो बताया। अभी जो 12 सरकारी बैंक है देश के प्रेजेंटली वो बताया मैंने। प्राइवेट बैंक्स की संख्या बताइए 21 है वैसे तो, बट नाम की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप जानते हैं, क्योंकि हमेशा सरकारी को आइडेंटिफाई करना हो या सरकारी के 3 नामों के अलावा प्राइवेट को, तो वो इजी हो जाता है। हाँ, आरआरबी बैंक के बारे में हम बात कर चुके हैं ना, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है जो अभी 43 है। उनकी संख्या कुछ समय में कम हो सकती है, सरकार इस पर लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन जो भी ग्रामीण बैंक, उनका मैनेजमेंट नाबार्ड करता है, और 50% पैसा केंद्र सरकार, 15% पैसा राज्य सरकार और 35% पैसा स्पॉन्सर्ड बैंक लगाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखो ध्यान से तो आपको समझ में आएगा सर कि हमारे पास जो स्मॉल बैंक भी हैं, अभी 11 है, पेमेंट बैंक भी है मैंने बताया। अब स्मॉल बैंक जो है वो जमा भी करते हैं, लोन भी देते हैं, डेबिट कार्ड भी देते हैं, क्रेडिट कार्ड भी देते हैं। लेकिन मैंने आपको यह बताया कि जो पेमेंट बैंक होते हैं वो किसी को भी क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोन ही प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऐसे 6 हैं, लाइक जियो, पेटीएम, एयरटेल, इस तरीके से। इसके अलावा हमने और भी चीजों के बारे में बात करी, और साथ ही हमने कुछ कोड का भी जिक्र किया था, है ना। लेकिन आज हम कुछ बात करने वाले हैं। देखो, जब हम किसी के भी अकाउंट में पैसा भेजते हैं, कुछ बातों को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, क्योंकि बैंकिंग फील्ड से जुड़ी बातें हैं ये। तो आप देखेंगे कि जब हम किसी के अकाउंट में पैसा भेजते हैं तो मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि सर उसे एनईएफटी करना कहते हैं, या आरटीजीएस करना कहते हैं, या आईएमपीएस करना कहते हैं, यूपीआई करना कहते हैं। भाई आजकल हर कोई यूपीआई करता, आपने देखा है ना भाई, कुछ भी सामान खरीदा उसका जो क्यूआर कोड लगा रहता है, सब्जी वाले की दुकान हो या किसी भी राशन की दुकान पर हो, या कहीं पर भी कुछ भी बड़े से बड़ा अमाउंट हो या छोटा अमाउंट, उसका क्यूआर कोड स्कैन करा, और क्यूआर कोड नहीं तो उसका मोबाइल नंबर पूछा, उसके अकाउंट में पैसे भेज दिए। इसे यूपीआई कहा जाता है बेसिकली। हम सभी कर रहे हैं लगभग इस काम को, और एनईएफटी, आरटीजीएस तो हमेशा से हो ही रहा है। लेकिन एक्चुअल में इनमें डिफरेंस क्या है, ये एक्चुअली एग्जाम में पूछा भी गया आरटीजीएस में, कि ये आरटीजीएस जो शब्द है इसकी फुल फॉर्म क्या है, या आरटीजीएस कितने का होगा मिनिमम। मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी दूंगा, और अगर आप समझ पाओ तो मुझे यस का कमेंट करना, डन का कमेंट करना, ठीक है। तो पहले मेरी बात समझना। देखो, एनईएफटी क्या है मैं लिखवाऊंगा बाद में, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगर मुझे इंडिया में और नेपाल में, इंडिया के अलावा एक देश ऐसा और भी है जहां मैं इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता हूं, मतलब इंडिया में किसी के अकाउंट में तो कर ही सकते हो, लेकिन साथ साथ नेपाल के किसी अकाउंट में भी कर सकते हो, और जितना चाहे कर सकते हो। यानी ये नहीं कि मिनिमम या मैक्सिमम की कोई लिमिट है आपके लिए, ना तो मिनिमम की कोई लिमिट है और ना ही मैक्सिमम की कोई लिमिट। आप किसी को 1 रुपया भी एनईएफटी कर सकते हो, और आप किसी को 1 लाख भी करो, 10 लाख भी करो, 20 लाख भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, नेपाल के लिए लिमिट 2 लाख रुपए की है। इंडिया के लिए जनरली कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नेपाल अगर कहे तब कहना, वरना नहीं कहना, तब वो 2 लाख रुपए की, एक बार में 2 लाख से ज्यादा नेपाल नहीं भेज सकते। अच्छा, ये फ्री हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्री होगा। आप जब चाहो, आपके पास ब्रांच है, घर के पास ब्रांच चले जाओ, मोबाइल से कर लो, इंटरनेट से कर लो, हर जगह ये ऑप्शन अवेलेबल है। आप एनईएफटी करना है तो जिस व्यक्ति को भेजना है ना, उसका अकाउंट नंबर और उसका
आईएफएससी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो बताया, वो अगर आपके पास है, आप उसकी डिटेल डाल दो, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। थोड़ा सा लेट होता है, ये थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है बस एनईएफटी, लेकिन फ्री होगा, जब चाहे कर लो और इंडिया नेपाल कर लो। लेकिन आरटीजीएस सिर्फ इंडिया में होगा, नेपाल भी नहीं होगा, ओनली इंडिया। और इसमें मिनिमम चाहिए 2 लाख रुपए, मैक्सिमम फिर कितने भी कर लो, यानी 2 लाख रुपए कम से कम होंगे तो ये ट्रांसफर आरटीजीएस होगा, वरना नहीं। हाँ, ये चार्जेबल है, चार्ज लगते हैं इसके, पर ये फास्ट है, रियल टाइम, मतलब आप अभी करोगे अभी पहुंचेगा। यूपीआई जैसे आप करो तो तुरंत पहुंच जाता है ना, क्यूआर कोड करा, इधर गया उधर मैसेज आ गया। तो ऐसे ही आपके पास ये भी, और जब चाहे आप इसे करो, सुबह दोपहर शाम कभी भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आईएमपीएस आया था 2010 में, ये उस समय बड़ा पॉपुलर था, क्योंकि उस समय तक क्या था ना, मोबाइल जो शुरुआत थी, मोबाइल थे और जो हमारे जो एंड्रॉइड फोन आए थे, और उसके बाद ये आईएमपीएस आया, क्योंकि पहले ब्रांच से होता था सारा काम। जो मोबाइल से ये शुरुआत हुई ना अपने आप में, ये आईएमपीएस से हुई। इमीडिएट पेमेंट, यानी आप मोबाइल के जरिए किसी को भी भेजो, कभी भी भेजो, जितना चाहे भेजो, मैक्सिमम में एक दिन में 5 लाख रुपए, ये लिमिट तय की गई है। एक दिन के 5 लाख रुपए की है, हर ट्रांजैक्शन के लिए भी अलग अलग हो सकती है, वो बैंक पे डिपेंड करेगा। तो ये मोबाइल से ही होगा, बाकी नहीं हो सकता। मिनिमम जितना करो, मैक्सिमम 5 लाख रुपए एक दिन के कर सकते हो। और ये कुछ फ्री है, कुछ चार्जेबल है, लेकिन हो जाएगा। बात समझ रहे हो? आजकल जो सबसे फास्ट है वो यूपीआई है, वो 2016 में आया था। यूपीआई में आपके पास किसी का मोबाइल नंबर हो या किसी का क्यूआर कोड हो, क्यूआर यानी क्विक रिस्पॉन्स, तो आपको किसी का जनरली बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड नहीं चाहिए, बस उसका मोबाइल नंबर हो या उसका क्यूआर कोड जो उसके अकाउंट से जुड़ा हुआ हो, तो उसके अकाउंट में भेज सकते हो। और मैक्सिमम की लिमिट इसमें 5 लाख कर दी गई एक दिन की, पहले 2 लाख थी, पहले उससे 1 लाख थी, तो 5 लाख कर दी गई। और इसमें मिनिमम आप किसी को 1 रुपया भी भेज सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई। तो अब आपको यही काम करना है मेरे साथ, यही बात सीखनी और समझनी है। और ये बेहद आसान टर्मों में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत मुश्किल काम है। एनईएफटी यानी, नाम याद करना पड़ेगा इंग्लिश में, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। मैं उम्मीद करो इतनी हिंदी इंग्लिश तो समझ पाओगे कि सर इंडिया और नेपाल में, नाम है दो देशों के, इंडिया में होगा, नेपाल में ना मिनिमम ना मैक्सिमम होगा। हाँ, नेपाल के लिए मैक्सिमम 2 लाख होगा, एक लेन देन 2 लाख पर ट्रांजैक्शन, मैं लिख देता हूं, मतलब 2 लाख रुपए की एक लेन देन, एक बार में 2 लाख से ज्यादा नहीं भेज सकते। इतना तो उम्मीद कर रहा हूं ना। नेपाल के लिए 2 लाख रुपए होंगे, 24 घंटे 7 दिन, साल के 365 दिन करो, फ्री होगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। थोड़ा स्लो है, टाइम टेकिंग है, यानी थोड़ा सा देर से पहुंचेगा, देर हो जाएगी इसमें। जैसे अभी करोगे आधे घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये सिर्फ इंडिया में होगा। 2 लाख रुपए मिनिमम, मैक्सिमम लिमिट नहीं है। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन कर लो कभी भी, और चार्जेबल होगा, चार्ज लगेगा, वो याद नहीं करना कितना, पर ये फास्ट है, ये तुरंत पहुंच जाएगा। अब ऐसे आपको याद रखो, ये वैसे भी हो जाते हैं जब क्वेश्चन सामने आएंगे ना स्क्रीन पर, तो ये ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएंगे कि आपको बस बताना है। ये मत सोचना बस कि इसके लिए मिनिमम 2 है तो इसके लिए मैक्सिमम 2, ऐसा नहीं है। यहां पर जो है वो कितनी भी हो सकता है, इसमें मिनिमम 2 लाख रुपए है। इसे डन करना और डन 1 का कमेंट करना भाई जल्दी से। चलिए स्नेहा, बिल्कुल देखो, मैंने यही कहा आपसे कि ऐसा ही करना है बस आपने, कि कंटिन्यू अगर आप रहे और कंटिन्यू पढ़ते रहे तो क्लास में ही सब कुछ हो जाना है। अलग से कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है भाई। इसे करिएगा जल्दी से, इसे डन करेंगे एक बार।
चलिए, तो बेहद आसान है, बिल्कुल डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो और इसी तरह आपको लिखना भी था। फ्री है या स्लो है, चार्ज है और फास्ट है, इसमें ये डिफरेंस मेन है। सबसे इंपॉर्टेंट है 2 लाख वाली बात और इसकी फुल फॉर्म ये पूछी जाती है। अच्छा, मैंने कहा एक आईएमपीएस है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। हिंदी में भी लिखवाऊंगा जब हिंदी की जरूरत पड़ेगी भाई, तो लेकिन यहां तो कुछ है नहीं ना ऐसा। देखो, सिर्फ मोबाइल से होगा, सिर्फ इंडिया में होगा, मिनिमम कितना भेज दो, मैक्सिमम 5 लाख रुपए पर डे। यहां जो 5 लाख है वो पर डे का है, एक दिन का 5 लाख रुपए है। चार्ज भी लगते हैं और ये फास्ट भी होता है। यूपीआई 2016 में आया, या तो किसी का मोबाइल नंबर हो या किसी का क्यूआर कोड हो। अब ये तो आप भी क्यूआर ही बोलते हो ना भाई, और इसमें मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम 5 लाख रुपए पर डे की लिमिट है। और आप जानते हो कि इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, और ये तो इतना फास्ट है कि आप वहीं खड़े हो तो करा और तुरंत पेमेंट करके चल दिए। तो याद रखना ये फ्री है और बहुत फास्ट है, सेकंड्स भी नहीं लगते हैं, इसलिए इसको रियल टाइम बोलते हैं। फास्ट का मतलब होता है रियल टाइम, मतलब रियल टाइम बोलते हैं जो तुरंत हो जाए कोई काम, तो उसे रियल टाइम कहते हैं। जब कोई काम तुरंत हो जाए तो उसे रियल टाइम कहते हैं, फास्ट हो गया वो रियल टाइम है ना। जैसे ये इसका नाम ही है रियल टाइम। लेकिन जो स्लो चीज होती है ना, उसका मतलब होता है डिलेड, मतलब जो लेट होगी, डिले होगी, जो देर से हो वो डिलेड में आती है, और जो तुरंत हो जाए वो रियल टाइम में। तो यही आपको याद रखना। यूपीआई जो है वो 2016 में आया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कई बार इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है एग्जाम में। लिमिट 1 लाख पर डे थी, अब 5 लाख पर डे कर दी गई है। फ्री होगा, फास्ट होगा। चलिए, अब मैं आपको आगे बताता हूं और क्या पढ़ना है सर हमें। देखो यहां पर क्या है हमारे पास, कि हमारे पास ना कई सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, उसके बारे में भी मैं आपको समझाता हूं और बताता हूं भाई, ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारे पास ना कुछ संस्थाएं होती हैं, लाइक मैं आपसे कहता हूं कि नाबार्ड है हमारे पास एक, बोलो है या नहीं। और मैं कितनी बार बता चुका हूं नाबार्ड, बार बार ये जिक्र आता है ना नाबार्ड का। अब हम उसके बारे में भी बात करते हैं थोड़ी सी, पर उससे पहले मैं आपको बताऊं हमारे पास एक संस्था है जैसे एग्जिम। अब होता यह है कि अगर मैं कहूं आपसे कि एक संस्था जिसका नाम है एग्जिम बैंक, कहते हैं शॉर्ट में। अब जो एग्जिम बैंक कहते हैं हम, उसका मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके नाम से आपको याद करना है, यानी हमारे देश का एक ऐसी संस्थान, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो किसके लिए काम कर रहा है। देखो, एक्सपोर्ट के लिए और इंपोर्ट के लिए काम करता है। अब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए काम करे, अब वो एग्जिम बैंक कहलाएगा। सवाल ये है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे सवाल पूछेगा कि बताओ एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई, पूछेगा कि एग्जिम बैंक जो है इसका हेड ऑफिस कहां है, या ये पूछेगा एग्जिम बैंक जो उसका चेयरमैन कौन है, सीएमडी यानी कि अध्यक्ष कौन है। सीएमडी यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब है कि इसका अध्यक्ष कौन है। हेड ऑफिस यानी कि इसका मुख्यालय कहां पर बना हुआ है। भाई इतनी तो हिंदी मुझे उम्मीद है ना आप कर लोगे। क्या इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। अच्छा, इसके अलावा देखो ये पूछेगा कि क्या काम करता है, ये बेसिकली जो बना है किस काम के लिए बना है, क्या फंक्शन है इसका। अब इसके नाम को देखो आप समझना, मैं आपको समझाता हूं। जैसे अब आप कहोगे एग्जिम में क्या आया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आया। नाबार्ड में क्या आया, एग्रीकल्चर आया। सिडबी में क्या आया, स्मॉल इंडस्ट्री। जब आप कोई फुल फॉर्म पढ़ते हो ना, तो साथ में ही क्लियर हो जाता है कि वो क्या चीज है। तो मेरे भाई याद रखना, तो यहां पर जो नाम आया उसके फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो, ऐसी हमारे पास एक संस्था जिसका नाम है एनएचबी है, एक संस्था जिसका नाम एनएचबी है, उसे कहते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। ध्यान से समझना भाई, उसे क्या कहते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक कहते हैं उसे। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एक बैंक है जो स्पेशली हाउसिंग के लिए है।
अब सवाल फिर वही है कि ये कौन से वर्ष में बना है, कब इसकी स्थापना हुई है। आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो समझना। तो इसकी स्थापना पूछेगा, इसका जो हेड ऑफिस है यानी जो मुख्यालय है वो कहां पर होगा। यह सवाल पूछेगा जैसे इसका जो सीएमडी होगा, जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, और बेसिक तौर पर इसका जो फंक्शन है, इसका जो कार्य है वो क्या होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो, एक संस्था है एक्जिम जिसका नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये बनी है 1 जनवरी 1982 को, 1 जनवरी 1982 को। अब मान लो यही सवाल आ जाए कि बताओ ये कौन से 5 ईयर प्लान में बनी, तो इतना तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि कौन से 5 ईयर प्लान में ये बना होगा। अच्छा, अगर मैं बात हेड ऑफिस की करूं तो इसका हेड ऑफिस मुंबई में है, और मैंने पिछली लेक्चर में क्या पढ़ाया था आपको, जिसमें इंडिया आ जाता है उसका ऑफिस जनरली 100% नहीं कह रहा हूं, अभी आगे आएगा, ऐसा मुंबई में होता है। इसके अध्यक्ष का नाम है, सीएमडी का नाम है हर्ष बंगारी। इसके अध्यक्ष का नाम क्या है, हर्ष बंगारी है। अब इसका काम क्या है, इसका काम है टू फाइनेंस, यानी पैसा देना, फाइनेंस करना। किस चीज को फाइनेंस करने का काम है इसका बताओ, तो इसका काम फाइनेंस करने का है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है टू फाइनेंस इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड, यानी टू फाइनेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट या फॉरेन ट्रेड भी आप इसे कह सकते हो। तो फॉरेन ट्रेड या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए फाइनेंस करना। हिंदी में कहूं तो निर्यात आयात या विदेशी व्यापार के लिए यह सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है, या विदेशी व्यापार के लिए का सर्वोच्च सबसे बड़ा एपेक्स वित्तीय संस्थान। फाइनेंस करना इसका काम है, उनको पैसा उपलब्ध कराना इस कारोबार के लिए जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़ा हो, उसके लिए संस्था काम करते हैं। नाम से क्लियर हो गया। अच्छा, ऐसी एक एक्जिम है तो वैसे ही एक एनएचबी भी होगा, और जो एनएचबी होगा ये बना 9 जुलाई 1988 को। 9 जुलाई 1988 को इसका हेड ऑफिस दिल्ली में बना हुआ है। इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में बना हुआ है। अच्छा, अगर मैं बात एनएचबी की करूं, नेशनल हाउसिंग बैंक है हमारा, अगर हम इसके अध्यक्ष के बारे में देखें वो कौन है, तो संजय शुक्ला, जो इसके एमडी, इसके अध्यक्ष बने हुए हैं, वो संजय शुक्ला हैं यहां पर। अब इसका काम क्या है, देखो जितने भी हमारे पास हाउसिंग सेक्टर यानी होम लोन देने के काम में लगे हैं स्पेशली, उसके लिए टू फाइनेंस हाउसिंग सेक्टर इन इंडिया। तो जो भारत का हाउसिंग यानी आवासीय क्षेत्र है, यानी भारत के जो आवासीय क्षेत्र है, नाम से क्लियर है कि आवासीय क्षेत्र का सर्वोच्च वित्तीय संस्थान, सर्वोच्च वित्तीय संस्थान है ये। अच्छा, ये क्या करता है ना, हाउसिंग से रिलेटेड एक बात और रिलीज करता है। इसका एक काम और भी है, टू प्रिपेयर या टू पब्लिश या टू प्रिपेयर रेजिडेक्स इंडेक्स। मैं आपको समझाऊंगा आगे, ध्यान से सुनना। एक रिपोर्ट होती है, इसे रेजिडेक्स कहते हैं। एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी की वैल्यू, जो हाउसिंग वैल्यू है ना, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट होती है। जैसे हमारी प्रॉपर्टी के रेट घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं देश के अंदर, उसको लेकर ना एक रिपोर्ट बनाई जाती है, और उस रिपोर्ट को हमने रेजिडेक्स कहा है बेसिकली तौर पर, याद रखिएगा। तो रेजिडेक्स कहा है उसे हमने। अगर ये पूछे कि रेजिडेक्स का संबंध किससे है, हाउसिंग या प्रॉपर्टी वैल्यू से है, और अगर ये पूछे कि ये कौन तैयार करता है, जैसे हमने महंगाई पढ़ते हैं ना भाई, अब देखो महंगाई में गुड्स की महंगाई, सर्विस की महंगाई, इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की महंगाई, हर चीज की महंगाई होती है।
तो वो जो महंगाई निकलती है हम उसको निकालते हैं WPI CPI में, लेकिन जो प्रॉपर्टी की महंगाई है याद रखो उसे निकालते हैं रेजिडेक्स नाम से, और ये रिपोर्ट बनती है किसके द्वारा? NHB के द्वारा। तो ऐसे आपको याद करना है, क्योंकि इतना ही पूछेगा, मैं प्रैक्टिस हमेशा कराता ही हूं क्लास में, तो जरूरी हो जाता है इस तरह पढ़ना। तो एक्जिम का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और NHB का मतलब है नेशनल हाउसिंग बैंक। बात क्लियर हो रही है यहां तक? अध्यक्ष पूछ ले, हेड ऑफिस पूछ ले, या किस लिए काम करती है संस्था वो पूछ ले आपसे। चलिए, अच्छा ऐसे ही नाबार्ड है। अब नाबार्ड मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, प्लानिंग के समय भी बात कर रहे थे हम कि 12 जुलाई 1982 को बना, हेड ऑफिस मुंबई में है, इतनी बात तो जानते ही हैं। एग्रीकल्चर के लिए, रूरल के लिए काम करने वाली संस्था है। अच्छा, इसमें एक और बात जुड़ जाएगी कि उसको बनाने के लिए किस कमेटी ने कहा था, तब यह बात जरूरी है। शिव रमन एक कमेटी बनी थी, उसने रिकमेंड किया था स्पेशली तौर पर बनाने के लिए, किसे? नाबार्ड को। तो मेरे भाई याद रखिएगा इस बात को कि जैसे आपने ये पढ़ा वैसे ही आपको ये भी पढ़ने दोनों, कि अगर नाबार्ड का पूछता है तो नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। 12 जुलाई को बना 1982 में, यानी 6th 5 ईयर प्लान के समय एक्जिम बना और 6th प्लान के समय नाबार्ड बना। 7वें प्लान के समय बना है NHB। ठीक है, हेड ऑफिस मुंबई में, अध्यक्ष का नाम KV शाहजी है, और ये शिव रमन कमेटी ने रिकमेंड करा था, और ये कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का सर्वोच्च वित्तीय संस्थान है। यानी उसको फाइनेंस करने वाला सबसे बड़ा संस्थान जो है वो कौन सा होगा? तो वो सर्वोच्च वित्तीय संस्थान, यानी एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर फाइनेंसिंग जो होगी, उसको फाइनेंस करना, उसके लिए पैसा उपलब्ध कराना, ये जो जिम्मेदारी है, देखो ये जिम्मेदारी है किसकी? ये है नाबार्ड की जिम्मेदारी। अच्छा, एक सिडबी हमारे पास है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक। अब नाम से क्लियर है, स्मॉल इंडस्ट्री के लिए काम करता है ये। अब ये बना हुआ है 2 अप्रैल 1990, जब 5 ईयर प्लान नहीं था, उस समय गैप था एक्चुअल में। लखनऊ में हेड ऑफिस है, मनोज मित्तल इसके अध्यक्ष हैं, और ये स्मॉल इंडस्ट्री MSME को फाइनेंसिंग करता है। यानी छोटे उद्योग जो होते हैं ना, उन्हें MSME कहते हैं। आगे हम इसका जिक्र करते भी हैं क्लास में भी। लघु उद्योगों के लिए या MSME का सर्वोच्च वित्तीय संस्थान, जब इनको पैसा देना हो, बस देखो 4 दिमाग में बातें याद रखनी है भाई। जैसे आप कहोगे ना सर, एग्रीकल्चर की बात आए तो नाबार्ड, स्मॉल इंडस्ट्री की बात आए तो सिडबी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात आए तो एक्जिम, हाउसिंग की बात आए तो NHB। ऐसे ये 4 मेजर पॉइंट हैं जिन्हें आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, क्या जरूरी है। बात समझ में आ रही है भाई? ये जल्दी से एक बार बताओ मुझे, सब कुछ बेहतर है, सब कुछ बढ़िया और परफेक्ट है अगर? चलिए, तो सब कुछ परफेक्शन के साथ चलना चाहिए। देखो मैं एक ही बात कहता हूं, जब तक आप पूरी क्लास नहीं करोगे ना, आपको इकोनॉमिक्स है ये, है ना, हर सब्जेक्ट का अपना एक पैटर्न है, अपना एक तरीका, अपनी एक स्ट्रेटेजी है। अब देखो ना, एक एक बात आपके पास तैयार हो रही है, नोट्स तैयार हो रहे हैं आपके, आपकी माइंड में कुछ चीजें रिलेट करती हुई समझ में आ रही है कि रिलेट करके आंसर बना देना है, इसका इससे रिलेशन बनता है तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि नाबार्ड, सिडबी, ये सब क्या है हमारे पास। चलिए, डन हो गया तो कमेंट कर दो एक बार जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो आजकल ना एक सवाल जो बड़ा आ रहा है एग्जाम में, बार बार आ रहा है, वो मैं देख रहा हूं पिछले कई बार से, माइक्रो फाइनेंस को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। माइक्रो फाइनेंस एक वर्ड है, तो जैसे ये पढ़ा है ना, इस तरह मैं एक दो चीजें और बताता हूं आपको, समझना बात। देखो हमारे देश में ना बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट हैं जो फाइनेंस का काम करते हैं बैंकों के अलावा। आपने सुना होगा मुथूट है जो गोल्ड लोन देता है, मणप्पुरम का नाम सुना है, चोलामंडलम है, डीएचएफएल है, इंडिया बुल्स होम लोन है, ये सारी संस्थाएं हैं। और कुछ माइक्रो फाइनेंस भी होते हैं, उसके नाम में ही लिखा होता है माइक्रो फाइनेंस। मैं दो चार बातें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, कोई डाउट क्वेरी हो पूछना फिर। लेकिन अब मेरी बात समझो भाई, आगे क्या है। देखो होता क्या है, हमारे पास कई अलग अलग संस्थाएं काम करती हैं, और उन संस्थाओं में देखो जरा ध्यान से, पहले एक बात आती है कि एक एनबीएफसी शब्द होता है जिसका मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। अब देखो इसका नाम ही क्या है, नॉन बैंकिंग, मतलब जो बैंक नहीं है। अब हम उसकी बात कर रहे हैं जो बैंक नहीं है। अच्छा, इसे हिंदी में अगर मैं कहूं तो क्या कहूंगा एनबीएफसी को? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। अब देखो ऐसी बहुत सारी है, मैंने कहा पहले एग्जांपल ही दे देता हूं, चलो मैं आपको। तो अगर आप एग्जांपल पूछ रहे हो मुझसे, मैंने कहा रिलायंस कैपिटल नाम से एक कंपनी है, रिलायंस कैपिटल नाम से एक कंपनी है। लाखों कंपनियां हैं ऐसी, मुथूट नाम से है, एक डीएचएफएल होम लोन है, इस तरह और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। अब बेसिकली एनबीएफसी और बैंक में क्या फर्क है, देखो मैं समझाता हूं। बैंक वाले जमा भी करते हैं, लोन भी देते हैं। एनबीएफसी वाले लोन प्रोवाइड तो करते हैं, और जमा में भी वो सिर्फ एक टाइप का जमा करते हैं, दूसरे टाइप का नहीं कर सकते। बात ध्यान से सुनना, अगर कोई एनबीएफसी होगी तो उसका रेगुलेशन करना, उसका संचालन कौन करेगा, याद रखना। तो मेरे भाई अगर एनबीएफसी भी होगी तो भी उसको रेगुलेट करने का काम आरबीआई का होगा। ये नहीं सोचना आपको कि तब कोई और संस्था आ जाएगी। बैंक हो या एनबीएफसी, फाइनेंस का काम अगर होगा तो उसका नियमन कौन करेगा? आरबीआई करेगा। मैं हिंदी में लिख पाता हूं अभी। अच्छा, ये ओनली टाइम डिपॉजिट करेंगे, ये एक जमा होता है, मैं आपको समझाऊंगा आगे। टाइम डिपॉजिट में क्या होता है, देखो हमने देखा भी, इस बात को समझा भी है। जो हमारा एफडी और आरडी रहता है बैंक में, इसमें क्या होता है ना, हमने एक बार पैसे जमा कर दिए, अब हम उसको एक टाइम के बाद निकालते हैं, या हर महीने जमा तो करेंगे लेकिन निकालेंगे एक टाइम के बाद, यानी जिसमें ये फिक्स हो जाए कि एक समय के बाद निकालते हो जनरली, वो टाइम डिपॉजिट है। लेकिन जो डिमांड डिपॉजिट है, जो सेविंग और करंट अकाउंट वाला है, वो जमा नहीं कर सकते। मांग जमा, जो सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट होते हैं, इसे कहते हैं कि भाई ये हम जब चाहे निकाल सकते हैं। मैं हिंदी लिखता हूं साथ में, देखो यहां पर याद रखना, मांग जमा स्वीकार नहीं करते। मांग जमा नहीं कर सकते, ओनली टाइम डिपॉजिट ही एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। यानी टाइम डिपॉजिट यानी सावधि जमा, जिसमें एफडी आरडी मैंने बताया होती है, वो तो कर सकते हैं। सेविंग और करंट अकाउंट जैसे नहीं खोल सकते, सावधि जमा स्वीकार करेंगे। अच्छा, संचालन तो आरबीआई ही करेगा, कोई और नहीं आएगा। आरबीआई के द्वारा संचालन या नियमन होगा इसका। ठीक है, या नियामक संस्था होगी। अच्छा, अब जब ये जमा जो है वो एक ही टाइप का कर सकते हैं, देखो यहां बात समझना। तो अब क्योंकि हमारे अकाउंट में ये रहता है कि अगर हम
सेविंग करंट होता है तो वहां पर हम चेकबुक भी और कार्ड भी ये सब मिलते हैं कि डेबिट कार्ड से निकाल लो, चेकबुक से निकाल लो। अब यहां तो मैं जमा कर वो सकता ही नहीं हूं सेविंग और करंट वाला। तो याद रखना, मैं आपको आगे बताऊंगा और बातें भी, लेकिन यहां पर जो कार्ड है हमारे, कार्ड और चेकबुक है हमारी, यानी डेबिट कार्ड है हमारे और चेकबुक होती है, वो प्रोवाइड नहीं होगी। ध्यान से बात समझना। अगर मैं कहूं तो यहां पर देखो, तो ना तो डेबिट कार्ड देंगे ये, क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि सर डेबिट कार्ड से तो सेविंग अकाउंट का निकलता वो होगा ही नहीं, डेबिट कार्ड देंगे ही नहीं, और चेक भी नहीं देंगे। ना डेबिट कार्ड ना चेक, ये दोनों नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ना ही इसमें जो पैसा रखा हमने, ध्यान से सुना मेरी बात को, जब हम कोई पैसा बैंक में जमा करते हैं ना, मैं अगला पॉइंट वही बताऊंगा आपको, उसका एक इंश्योरेंस भी होता है। मेरी बात समझना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपका अकाउंट है, बताओ मुझे, अगर आपका अकाउंट है बैंक में और वो अकाउंट जो है आपका, वो किसी कारण से आपका बैंक डूब जाए, आप न्यूज आए कि आपका बैंक बंद हो गया, आपके बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया, आपके बैंक को आरबीआई ने कैंसिल कर दिया, और पता चला जी हमारा तो पैसा था, अब हमारा क्या होगा? देखो मैं आपको समझा रहा हूं, लिखवाऊंगा भी मैं इस बात को। जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं, उस पैसे का ना इंश्योरेंस होता है। मतलब अगर मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए तक या इससे कम है तो मुझे सारा में वापस मिल जाएगा। एक कंपनी है DICGC, क्या है? DICGC, पढ़ाऊंगा अभी। वो मुझे मेरा पैसा वापस कर देगी 5 लाख तक। मान लो 1 लाख है तो 1 लाख दे देगी, 2 लाख है तो 2 लाख भी देगी, 5 है तो 5 लाख भी देगी, नहीं है तो ऑब्वियस नहीं मिलेगा, कुछ है ही नहीं आपके। अगर 5 लाख के ऊपर है तो 5 ही लाख मिलेगा मेरे भाई। किसी के अकाउंट में मान लो 8 लाख है तो 5 ही मिलेंगे, 3 गए। किसी के अकाउंट में 1 करोड़ है तो 5 लाख ही मिलेंगे, 95 लाख गए अगर डूबता। पर ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई बड़ा बैंक डूबे, मर्ज तो हुए, लेकिन हाँ छोटे छोटे बैंक जरूर बंद होते हैं। तो याद रखना, डेबिट कार्ड और चेक की सुविधा आपको नहीं मिलती है इस केस में। और याद रखना, इसमें जो आप पैसा रखोगे उस पैसे का इंश्योरेंस भी नहीं होगा। मैंने बताया ना, जो पैसा आप इसमें रखोगे, इसके अंदर अगर जमा करोगे तो उसका इंश्योरेंस भी नहीं होगा। देखो, जो आप जमा करोगे, जमा का बीमा नहीं होता इसमें। हाँ बैंक में होता है, बैंक में होता है, NBFC में नहीं होता। मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, वेट करना थोड़ा सा। अच्छा, एक होता है छोटा सा पॉइंट, और एक वर्ड आ रहा है आजकल, MFI, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अब देखो नाम से ही क्लियर होना चाहिए, ये सूक्ष्म वित्त संस्थान। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटा। हम पढ़ते हैं ना माइक्रो मैक्रो में, उसमें भी हम लिखते हैं छोटा। देखो आजकल क्या हो रहा है, जो गरीब लोग हैं उनको लोन कौन देगा? बैंक तो बड़े बड़े और अमीर लोगों को देगा, तो गरीबों को लोन कौन देगा? तो ऐसे गरीबों को लोन दिया जा सके, उसको प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए क्या जरूरी है? तो उसके लिए जरूरी यह है, बहुत सारे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हैं और एक्चुअल में इनका फाउंडर माना जाता है, इसका संस्थापक माना जाता है एक व्यक्ति को 1960-1970 के समय, जिसने बांग्लादेश के अंदर, जो इस समय बांग्लादेश के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने मोहम्मद यूनुस नाम के व्यक्ति हैं, मोहम्मद यूनुस, उनको माना जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का फादर। कहां से हैं ये? बांग्लादेश से हैं। इन्होंने ये कहा था, हम ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट बनाएं जो गरीबों को, कम आय वाले लोगों को, निर्धन परिवारों को
लोन दें टू फाइनेंस पुअर्स एंड लो इनकम फैमिलीज। फैमिली या व्यक्ति कह लो, कुछ भी, गरीब व कम आय वाले परिवारों को हमें ऋण देना चाहिए। अब इसके लिए क्या करें? और उनके पास जो ऋण दिया जाएगा, ऐसे लोगों को जो लोन दिया जाएगा गरीबों को, उस पर ब्याज तो लें, लेकिन कम ब्याज लें। ब्याज तो लें लेकिन कंसेशनल हो, मतलब रियायत दो, कम करो, कम ब्याज लगाओ, थोड़ा सा ब्याज तो लगाओ लेकिन थोड़ा कम लगाओ उन पे, गरीब हैं वो। कम ब्याज पर दे दो। और कितना दो? 1 लाख तक का। तो इसमें क्या होता है, 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। 1 लाख रुपए तक का लोन गरीबों को, गरीब मतलब जिनकी एक साल में 3 लाख रुपए तक आए हैं, 3 लाख या उससे कम, उनको 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और बदले में विदाउट कोलेट्रल होगा। अब देखो ये ध्यान रखना, मैं समझाता हूं आगे क्या होती है बात। सर ये कोलेट्रल क्या होता है? देखो, विदाउट कोलेट्रल का मतलब है बिना गारंटी के, यानी आपको उसके बदले में कोई गारंटी यानी कोलेट्रल नहीं रखना होगा। जैसे हम कुछ भी कोई लोन लेते हैं ना, देखा होगा आपने, तो उसके बदले घर, गाड़ी, ज्वेलरी, सोना चांदी कुछ ऐसा रखते हैं, वो नहीं देना पड़ता गरीबों को। गरीबों के पास है ही नहीं तो देंगे कहां से, तभी तो वो गरीब हैं। तो इसको बिना गारंटी के 1 लाख तक का लोन कम ब्याज पर गरीबों को दिया जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। ये बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का कंसेप्ट था जो पूरी दुनिया में फैला। मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला हुआ है, याद रखना। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ये बात सही है। आजकल ना ऐसा हुआ है, काफी पिछले बांग्लादेश में काफी कुछ हुआ है, फेरबदल हुए हैं सारे। तो मोहम्मद यूनुस पर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं, उनके जो जो काम करने का तरीका है उस पर लगे हैं एलिगेशंस कि अगेंस्ट हिंदूज हैं वो, या जो भी है वो एक अलग विषय है। लेकिन ये एक अलग विषय है कि हाँ, इस पर इन्होंने कमांड की थी, अच्छा सा वर्क किया था। लेकिन हाँ, आज के समय में एलिगेशंस भी हैं, वो कितने सही हैं कितने गलत हैं तो वो अलग चीज है। यूएन में भी इस पर काफी बार बात हो चुकी है शायद, तो देखते हैं जरूर। चलो इसको डन करना है पहले। देखो एक एक जरूरी चीज जो काम के लिए है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आपको ना ऑप्शन जब आएंगे आपके सामने तो उसके हिसाब से आपको चलना है, देखना है कि क्या पूछा गया उसमें, फिर उस पर आपको काम करना है। बोलिए, बात क्लियर हो रही है? मैं वो भी बताऊंगा अभी कि ये कोलेट्रल वगैरह क्या होता है, और ये भी बताऊंगा अभी, ध्यान से सुनना, कि बेसिक तौर पर जो हमने लिखा ना अभी एक, कि मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है उसका बैंक में जमा है, मैंने कहा जैसे 5 लाख का इंश्योरेंस है, तो अब आप कहोगे सर वो क्या है चल में चीज? तो 5 लाख का जो इंश्योरेंस है वो क्या चीज है अपने आप में, कैसी संस्था है, क्या काम करती है? देखो अब वो मैं बताता हूं, थोड़ा बात को समझना भी होता है ना, अपने हिसाब से चलना भी पड़ता है कई बार। समझ रहे हो ना? नोट्स बना रहे हो या नहीं बताओ भाई? देखो मैं समझाता हूं। डीआईसीजीसी एक संस्था है जो 1978 में बनी है, एक कानूनी संस्था। कानून आया था, कोई बात नहीं सर। हमारे बैंक में रखे हुए पैसे का 5 लाख तक का, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, 5 लाख तक का बीमा करता है, चाहे कोई सा बैंक हो। क्योंकि अगर आपके दिमाग में यह बात आ रही है कि सर सरकारी बैंक में होता है, प्राइवेट में नहीं, या ग्रामीण में नहीं है, या स्मॉल पेमेंट में नहीं, सब में, चाहे आपका अकाउंट बैलेंस किसी भी बैंक में हो, चाहे कोई सा भी टाइप का अकाउंट हो, सारे बैंक सारे तरह की जमा जो है कवर होंगे इसमें। लेकिन मैक्सिमम मिलेगा 5 लाख रुपए एक बैंक में, चाहे मेरा एक अकाउंट हो, चाहे उसमें 2 हो, चाहे 5 हो। अगर मेरा बैंक है और वो डूब गया तो मेरा जितना पैसा उसमें है, मेरा जितना भी पैसा उसमें, 4 अकाउंट खुले हैं मेरे, चारों में मिलाकर जो है
उन सब के बदले 5 लाख मिलेगा। सबका अलग अलग नहीं मिलेगा, सबका मिला के 5 लाख। अगर मेरे बैंक में एक से ज्यादा अकाउंट है तो भी, और वो बंद हो गया तो। अगर ये अलग अलग बैंक में हो तो फिर अलग अलग इंश्योरेंस होगा। याद रखना, एक बैंक में हो तो वो एक ही इंश्योरेंस होगा। तो ऐसी संस्था है ना, बड़ी काम की बात यह कि भाई डर तो अभी भी है बैंक में, मतलब 5 लाख से ऊपर रखते हैं तो बैंक डूबने के चांस। लेकिन मैंने कहा ना, कोई बड़ा बैंक नहीं डूबा। हाँ, छोटे छोटे तो काफी सारी न्यूज आती हैं कि ये बैंक अभी था बंद हो गया, उसके बारे में बात आती रहती है। लेकिन और मैंने कहा देखो लिमिटेड करो, वरना बैंकिंग इतना बड़ा है ना। जब मैं जीए की क्लास होती है ना बैंकिंग के एग्जाम में, तो सोचिए 40 क्लास चली जाती है सिर्फ बैंकिंग पढ़ने में। इसका मतलब उसको तो कितना भी डिटेल करा जा सकता है। एग्जाम को टारगेट करना होता है, एग्जाम में क्या पूछ सकता है, वरना दुनिया में तो इतना ज्ञान है कि जीवन खत्म हो जाए, ज्ञान खत्म ना हो। तो लिमिटेड सफिशिएंट के साथ चलो। तो ये बनी है संस्था 15 जुलाई को, और सरकार ने बनाया है। और इसका अध्यक्ष भी होता है एक व्यक्ति जो आरबीआई का डिप्टी गवर्नर होता है। हमेशा याद रखना, इसका जो चेयरमैन रहता है, डीआईसीजीसी जो है हमारा, इसका जो चेयरमैन होगा, जो अध्यक्ष होगा, इतना तो समझ जाओगे ना भाई, चेयरमैन मतलब अध्यक्ष, वो आरबीआई डिप्टी गवर्नर ही होगा। मतलब डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं आरबीआई में, उनमें से एक डिप्टी गवर्नर होगा जो इसका अध्यक्ष भी बनेगा। गवर्नर नहीं, डिप्टी गवर्नर। ठीक है, तो ये आपको याद करना है कि ऐसा भी होता है सर कि बैंक में अगर कभी पैसा रखे और वो डूब जाए तो टेंशन नहीं लेनी है, 5 लाख रुपए तक है तो वो सारा हमें एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दे दिया जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा, एक बात ये आती है इसके बाद, छोटी छोटी बातें कि अगर मुझे बैंक से कोई शिकायत हो, भाई कई बार ऐसा आपने देखा है ना कि बैंक में मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया, बैंक ने कोई मिसबिहेव किया, या बैंक ने कोई भी काम ऐसा किया, तो अब मैं कहां जाऊं शिकायत करने। सुन रहे हैं ना मेरी बात ध्यान से, कि भाई अगर मैं कोर्ट जाता हूं तो कोर्ट में तो पता नहीं कब तारीख मिलेगी, फिर 1 तारीख में तो होगा भी नहीं, जीवन निकल जाएगा, पर कोर्ट का भरोसा नहीं है ना। याद आ रहा सनी देओल का डायलॉग, तारीख पर तारीख ही मिलती रहेगी भाई, फिर तो यही होना है। तो होगा क्या फिर, हम कहां जाएं जो जल्दी से सुनवाई कर दे हमारी। देखो आजकल ज्यादातर मामलों में, हर एक तरह से मामलों में ना, ये रूल बना, एक ओम्बड्समैन नाम का व्यक्ति होता है। चाहे आपका बैंकिंग का मामला हो, चाहे आपका एनबीएफसी से जुड़ा मामला हो, चाहे आपने किसी को पैसे ट्रांसफर किए वो ना पहुंचे हो, उसका कोई मामला हो, या एटीएम से पैसे निकाले थे कुछ वो नहीं निकले, कट गए, लेकिन उसका मामला, कोई भी मामला हो, चाहे पेमेंट से जुड़ा हो, चाहे बैंक से जुड़ा हो, चाहे एनबीएफसी से जुड़ा हो, लेकिन अगर आप शिकायत करना चाहते हो उसकी, तो कोर्ट ना जाएं। उसके लिए क्या करें कि आप पहले बैंक में जाएं, उसकी शिकायत करें बैंक वाले को। बैंक वाला अगर नहीं करता तो आपके शहर में, आप जहां से भी हो, आप बंबई से हो, दिल्ली से हो, बिहार से हो, बंगाल से हो, जहां से भी हो, आपके शहर में, मतलब उस राज्य के किसी एक शहर में आपका ओम्बड्समैन का ऑफिस होगा, बैंकिंग ओम्बड्समैन का। आप उसके पास जाए, वो आपकी शिकायत सुनेगा, लगभग 1 बार आपको बुलाएगा और 1 बार बैंक से किसी को बुलाएगा, दोनों की बात सुनेगा, सॉल्यूशन देखेगा, और लगभग 30 दिन के अंदर से लेकर 90 दिन के अंदर तक आपकी सॉल्यूशन भी कर देगा। अब ये नहीं है कि आपको यहां डेट मिलेगी या कोई वकील जाएगा, वकील भी होते ना, केस वो खींचते रहते हैं, लंबा करते रहते हैं, तारीख लेते हैं, कोई सुनवाई नहीं करते बल्कि उससे तारीख मांगते हैं, जैसे कि अगली तारीख दे दीजिए, बस इतने ही जाके बोलते हैं, जज भी अगली तारीख देता है, बात खत्म। तो ऐसे केसेस में समझ लो मेरी बात, ओम्बड्समैन के पास जाना होता है। अब देख लेना अपने शहर के आसपास, ये बिहार है तो पटना में है, झारखंड है तो रांची में है, अगर आप यूपी से हो तो कानपुर में है, उत्तराखंड से तो देहरादून में, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, श्रीनगर कश्मीर में भी है, सब जगह है लगभग, है ना। तो वहां जाएं, एक तो ये बात याद रखें। अच्छा, एक और होती है बात, वो ये कि आजकल आपने देखा होगा बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां, कई बार हम देखते हैं ना, बैंक वाले इंश्योरेंस भी बेच रहे होते हैं। आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा है, बैंक वाले ही इंश्योरेंस के काम में भी लगे हुए हैं।
जब बैंक वाले इंश्योरेंस के काम में लग जाते हैं तो होता क्या है, तो बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां जब मिलकर कोई काम करना शुरू करती है ना, तब उसको एक नया नाम देते हैं, वो एक नया काम शुरू हो जाता है ना, बैंक का इंश्योरेंस। तो कभी भी पूछे ना बैंक का इंश्योरेंस क्या है, बैंक और कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी मिलकर दो शब्द बनाओ जरा, क्या बनेगा, बैंक का इंश्योरेंस। और ऑम्बड्समैन क्या है, लोकपाल क्या है, जो आपकी शिकायत सुनेगा, उसका सॉल्यूशन देगा आपको, वो लोकपाल है। इसको बहुत अच्छे से देखो, मैं समझाने पर टारगेट कर रहा हूं फिर से, है ना भाई। स्मृति, विनोभा, बताएं भाई, मैं ये कह रहा हूं ना आपसे, समझो पहले बात को, ऐसा नहीं कि भाई लिखते चले जाओ लिखते चले जाओ। तो ये बैंकिंग लोकपाल एक अथॉरिटी जो बैंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व करती है, आरबीआई अपॉइंट करती है ऐसे लोगों को, और ये 20 लाख रुपए तक का केस सॉल्व कर सकते हैं। 20 लाख से बड़ा कोर्ट ही जाएगा, 20 लाख तक का केस इसके पास चला जाएगा, ये सुनवाई कर देगा तुरंत के तुरंत। और अगर बैंक वाले ही इंश्योरेंस बेचने लग जाए तो क्या होगा, है ना, बैंक वाले ही इंश्योरेंस बेचने लग जाएं अगर, तो बैंक का इंश्योरेंस होगा। बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा मिलकर करना बैंक का इंश्योरेंस कहलाएगा। बात क्लियर हो तो यस कहना। चलिए भाई, बात समझ में आ जाएगी, आपको क्लियर हो जाएगी बात यहां तक। तो ऐसे भी ना छोटी छोटी बातें, बट काम की बातें, भाई ऐसा नहीं कि ये बातें काम की नहीं है, काम की बातें हैं सारी। ये सब छोटे छोटे वर्ड आते हैं ना, कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, वो बताना होता है हमें, है ना। अब जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि एक क्या होता है, कोलेट्रल, बताया ना, जो हम गारंटी रखते हैं वो कोलेट्रल है हमारा। ऐसी पूछता है, बताओ आजकल आप बहुत बार देखते हो ना कि सर ये आता है कि हमारे पास अमूमन एक वर्ड आता है जैसे कि केवाईसी कराना, हर मामले में आता है केवाईसी क्या है आपका, मतलब आपका नाम बताओ, डॉक्यूमेंट बताओ, प्रूफ दिखाओ, है ना, कहां रहते हो, एड्रेस प्रूफ क्या है हमारा, यही तो केवाईसी है भाई। आप जाते हो ना, बैंक वाले कहते हैं केवाईसी करवाओ अपनी, मतलब दोबारा डॉक्यूमेंट जमा करो, तो केवाईसी होता है नो योर कस्टमर। तो केवाईसी कराना होता है बेसिकली नो योर कस्टमर, तो याद रखना उसे केवाईसी करना कहते हैं। तो बात क्लियर हो रही है। चलिए, तो ये बैंक का इंश्योरेंस हो जाता है, बैंक इंश्योरेंस। तो देखो, केवाईसी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, हमारी आईडी का, रेजिडेंट का प्रूफ, हम जो भी, जैसे हमारा आधार कार्ड है, हमारा वोटर आईडी कार्ड है, ये है ना केवाईसी। और हर काम में केवाईसी, मोबाइल की सिम है उसका भी केवाईसी कराते हैं, तभी मोबाइल सिम एक्टिवेट होती है। बैंक में हो, इंश्योरेंस पॉलिसी हो, पेंशन हो, कोई टिकट बुक कर रहे हैं तो वहां भी हमें प्रूफ देने पड़ते हैं कई बार, तो ये सब केवाईसी में ही आता है। कोलेट्रल वो कहा जो सिक्योरिटी रखनी पड़ती है लोन के बदले, ऐसे याद करना है बस। ओवरड्राफ्ट कहते हैं जब हम अकाउंट में जितना पैसा उससे ज्यादा निकाल पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन, और बहुत सारे बिजनेसेस के लिए क्या होता है ना, बैंक वाले ये फैसिलिटी देते हैं अपने ग्राहक को कि वो क्या कर सकते हैं, जितना उनके अकाउंट में जमा है वो उससे ज्यादा विड्रॉल कर सकते हैं, जितना उनके
अकाउंट्स में जमा है वो उससे भी ज्यादा विड्रॉल कर सकते हैं। जब ये सुविधा आती है ना कि जितने अकाउंट में उससे ज्यादा निकाल लो बिजनेस में, करंट अकाउंट बिजनेस वालों का जो होता है, तो उसे कहते हैं कोलेट्रल करना। अब ये कोलेट्रल की सुविधा सबको नहीं मिलती है, ये कोलेट्रल की सुविधा सिर्फ बिजनेस वालों को मिलती है। मुझे आपको नहीं मिल जाएगी, बिजनेस वालों को मिलेगी, जिसे कहते हैं ना करंट अकाउंट होता है जिनका। देखो मैं आपको बताऊं, एक तो सेविंग होता है जो आपका या मेरा, वो कौन सा है बताओ? सेविंग है ना। जो कंपनी का है वो करंट होता है, जो एक बार जमा कर दे वो एफडी होता है, हर महीने जमा करते हैं जिसमें वो आरडी होता है। मेरी बात समझना ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ सेविंग और करंट में क्या फर्क होता है, तो देखो ये दोनों जो होते हैं ना, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, एक बात समझना, जो सेविंग और करंट अकाउंट होते हैं ये दोनों डिमांड डिपॉजिट होते हैं। इसका मतलब है हम जब चाहे पैसे को निकाल सकते हैं। ये सेविंग और करंट अकाउंट को हिंदी में हम मांग जमा कहते हैं। अच्छा, मांग जमा में क्या है, बस आखिरी बात समझना भाई। इसका मतलब यह हुआ बेसिकली, जो सेविंग अकाउंट है, हिंदी में भी सेविंग ही कहते हैं ना, पहली बात तो ये किसी व्यक्ति का होगा, इंडिविजुअल का, इंसान का, व्यक्ति का होगा, यानी व्यक्ति का, घरेलू क्षेत्र का। अच्छा, इसमें आप लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये लिमिट का मतलब तो नहीं बताया गया, मतलब हर बैंक में अलग अलग है, लेकिन आप साल भर में, महीने भर में कुछ लेन देन कर सकते हो, यानी इतने अमाउंट तक, इतनी चीजों तक सीमित लेन देन कर सकते हो आप इसमें। लेकिन व्यक्ति का खाता होता है सेविंग, सीमित लेन देन कर सकते हो। और जो भी पैसा रखोगे उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। बैंक वाले आपको ब्याज देंगे उस पैसे का। भाई मिलता है आपको या नहीं बताओ मुझे? ब्याज भी मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक हमारे पास है करंट अकाउंट, आज की क्लास थोड़ी लंबी सी है, कोई बात नहीं भाई, कभी कभी बहुत छोटी क्लासें की हमने, है ना, ऐसा भी तो होता है ना। देखो टॉपिक चलता है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक वाइज है। आज टॉपिक चल रहा है तो बड़ा भी होगा, कभी छोटा भी होगा, है ना भाई? बताओ जल्दी से एक बार। अच्छा, करंट अकाउंट जो होता है वो बिजनेस के लिए होता है, कंपनी के लिए होता है। कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, उसका जो खाता खुलेगा वो करंट अकाउंट होगा। इसमें आप जितने चाहे लेन देन कर सकते हो। इसमें तो आप जितने चाहे लेन देन करो, असीमित लेन देन होते हैं इसमें। कोई नहीं कहेगा आपने इतनी बार पैसे निकाल लिया आज या महीने में या साल में, लेकिन इसमें कोई ब्याज आपको नहीं मिलेगा। इसमें ब्याज कोई नहीं मिलेगा क्योंकि करंट अकाउंट जो बिजनेस का होता है उसमें ब्याज नहीं मिलता। हां, लेन देन जितने भी चाहे करो, ये बिजनेस का होता है। इसमें एक फायदा मिलता है ओवरड्राफ्ट, जो मैंने अभी पीछे पीछे बताया था। क्या? जितना अकाउंट में है उससे ज्यादा निकाल सकते हो। अब ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी किसी और एक बैंक में। जनरली सेविंग में नहीं मिलेगा, आप ज्यादा निकाल लो, आपके जितने वो ले लो, अगर ज्यादा का चेक दे दे बाउंस हो जाएगा। इसमें क्या है कि आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो, ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। ये हर बैंक ग्राहक का अलग अलग होगा, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि सर ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी, होगी, सेविंग वालों में नहीं होगी। अच्छा, अब एक होता है टाइम डिपॉजिट, जो हम एक टाइम तक जमा करते हैं उसे कहते हैं टाइम डिपॉजिट। जैसे मैंने कहा एफडी कर दी हमने। अब एफडी जो होती है उसका टाइम होता है, पहली बात तो एक बार जमा करते हो आप निकाल नहीं सकते। जब आप जमा करोगे एफडी को, यानी फिक्स डिपॉजिट करोगे, तो एक बार में जमा करोगे। भाई एक बार में जमा कर दो और जितने टाइम का करना उतने टाइम का कर दो, एक बार में जमा करना होता है। अच्छा, मिनिमम टाइम रहता है 7 दिन। कभी आप 7 दिन के लिए भी जमा करके जा सकते हो, 7 दिन बाद आके ले जाना। या मैक्सिमम रहता है 10 साल।
आप 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए जमा कर सकते हो। और हां, ब्याज मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ज्यादा ही मिलेगा, जुड़ता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता है। आप एक बार जमा कर दोगे, इसमें 7 दिन से लेकर 10 साल चुन लो कितना करना है आपको, उतने टाइम के बाद आना और प्लस ब्याज के साथ पैसा ले जाना। अमूमन इसमें ब्याज मिलता है। अच्छा, एक होती है आरडी, बात समझ रहे हो ना, मैं लिखवाता हूं, रुकना। अब एक होती है आरडी। अब आरडी का मतलब है रिकरिंग डिपॉजिट। अब ये इसका नाम है रिकरिंग कहते हैं बार बार होना। जब आप रिकरिंग डिपॉजिट करोगे, रिकरिंग डिपॉजिट, तो इसमें क्या होगा, आपको हर महीने जमा करना पड़ेगा। आपको एक रूल बनाना है, मैं हर महीने इस तारीख को जमा करूंगा, इतने टाइम तक। हर महीने जमा करोगे तो आरडी है। अब इसमें टाइम रहता है मिनिमम 6 महीने का और मैक्सिमम 10 साल का। आप 6 महीने से लेकर 10 साल तक के लिए जमा कर सकते हो भाई, बोलो। अच्छा, अब इसमें भी ब्याज आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी तो हिंदी समझ रहे हो ना, अब तो ब्याज मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक अकाउंट होता है उनका जो टैक्स बचाना चाहते हैं। देखो, एक अकाउंट ऐसा भी होता है जिसमें उसमें अगर जमा कर दिया मैंने ना, तो मेरा टैक्स बचता है। क्यों? क्योंकि याद रखना, उसमें सरकार ने कहा कि आप इसमें अगर जमा करते हो, ये भी टाइम में आता है, उसे पीपीएफ कहते हैं। ये एक अकाउंट होता है जिसमें आपको हर महीने या साल में जमा करना, लेकिन इसमें आपको टैक्स फ्री डिपॉजिट होता है, मतलब उस जमा पे टैक्स नहीं लगता। अगर आप इसमें जमा करोगे तो टैक्स नहीं लगेगा उस पर, सरकार ने कहा हमसे। लेकिन इसमें जो जमा होता है वो 15 साल के लिए करना होता है। एक बार ये खाता खुलेगा तो 15 साल चलेगा, 15 साल बाद जनरली पैसा वापस मिलेगा। उससे पहले कुछ कंडीशन है जो आपको याद नहीं करनी, लेकिन हां, आप इसमें जमा करोगे, ब्याज भी मिलेगा हर साल, लेकिन इसमें आपको हर साल जमा करना पड़ेगा 15 साल तक। मिनिमम 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए पर एनम। 500 रुपए एक वर्ष के लेकर, आप 500 भी कर सकते हो किसी साल, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। अब आप इसमें अगर जमा करते हो तो फिर ये आपका पैसा 15 साल तक नहीं निकलेगा। हाँ, 15 साल बाद निकलेगा, आपको आपका पैसा प्लस ब्याज सब कुछ मिलेगा, और सरकार कोई टैक्स भी नहीं लेगी, तो ब्याज मिलेगा। आप जमा करो इस पैसे को, लेकिन जनरली क्योंकि टैक्स का वाला फायदा होगा, जमा टैक्स फ्री हो जाएगा। इस खाते को पीपीएफ बोलते हैं। इसका मतलब है, पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी खुलता है, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये अकाउंट है। तो ऐसे आपने याद करना है। देखो, मैंने कहा ना, वैसे तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने कहा इतनी जरूरी चीजें हैं, बस इसको अगर आपने कर लिया ना, तो ये आपके लिए इनफ हो जाएगा कि भाई जमा के बारे में भी पता है। मैंने कहा आपको बाकी सब के बारे में पता है, ट्रांसफर के बारे में पता है लगभग। और मैंने कहा जब पढ़ते रहोगे तो काफी कुछ नया खुद भी सीखोगे। ऐसा नहीं है कि आप खुद नहीं सीखोगे, लेकिन जनरली और कॉमन क्वेश्चन जो यहीं से बनते हैं, इसी पॉइंट से, इसी टॉपिक से बनते हैं। बात समझ पा रहे हो तो यस कह दो एक बार। सब कुछ बढ़िया है। मैंने पहले क्लास 1 और क्लास 2 दो क्लास में ना बैंकिंग लगभग एक आध सवाल यहां से आ जाता है जो इस टॉपिक से कवर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ना फिर अगली क्लास में और आगे बात करते हैं आपसे कुछ नए टॉपिक्स को लेकर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।